हाँ तो हम नॉर्मल वेरिएबल क्यों नहीं यूज करें, यूज स्टेट क्यों यूज करें, इसका वजह क्या थी? अगर पैटर्न की चेंज होगा तो उसका वेरिएबल के तरह होगा। तो इसने तो सही कहा। मैंने कहा कि बेसिकली हम जब एक वेरिएबल बनाते हैं रिएक्ट के कंपोनेंट के अंदर, होता क्या है कि जब आप उस कंपोनेंट की वैल्यू को बदलते हैं, जब आप उसकी वैल्यू को बदलेंगे तो कंपोनेंट ट्रिगर करेगा रिस्टार्ट रीलोड को, तो वो कंपोनेंट पूरा क्या हो जाएगा, रीलोड। अब जहाँ पे आपने वो वेरिएबल शुरू शुरू में डिफाइन किया हुआ होगा ना, वो उसको दोबारा से वही वाली वैल्यू असाइन कर देगा। ये बात याद है? इस वजह से हम क्या इस्तेमाल कर रहे थे, यूज स्टेट। यूज स्टेट ऐसा वेरिएबल है जिसका रीलोड का कोई इस पर असर नहीं होता। पहले कंपोनेंट रीलोड होता है, यूज स्टेट में इसका असर नहीं आता। और ये यूज स्टेट हम कहाँ से इम्पोर्ट कर रहे थे, ये नेम रिपोर्ट था, डिफॉल्ट था। नेम क्यों था, नहीं क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो रिएक्ट लाइब्रेरी से डिफॉल्ट जो रिपोर्ट होती है उसका नाम क्या है, और डिफॉल्ट एक ही रिपोर्ट हो सकता है, मल्टीपल रिपोर्ट नहीं हो सकते। तो उसके अलावा जो भी रिपोर्ट होगा वो क्या होगा, ये आपका नेम्ड होगा। उसके बाद हमने एक चीज देखी थी कि उसको इस्तेमाल करने का तरीका। चलो ये समझ आ गई कि यूज स्टेट एक ऐसा वेरिएबल आपको देता है क्योंकि रीलोड होने का असर उसको नहीं आता, ये तो हम समझ गए। उसके बाद इसको इस्तेमाल कैसे करना है, हमने सबसे पहले देखा कि इसको कंपोनेंट के अंदर इस्तेमाल करना है, पहला पॉइंट सही है, इसको हमेशा कंपोनेंट के अंदर इस्तेमाल करना है। दूसरा, हमें ये पता लगा कि यूज स्टेट बेसिकली क्या है, फंक्शन है। क्या है वो, फंक्शन। जब हम इस फंक्शन को कॉल कराते हैं तो वो हमें दो वेरिएबल आउटपुट देता है। इन दो वेरिएबल में क्या क्या होता है, पहले वेरिएबल में आपका डेटा होता है और दूसरे वेरिएबल में एक फंक्शन होता है जो बेसिकली उस वेरिएबल की वैल्यू सेट करता है। इसका मतलब है कि इस वेरिएबल की वैल्यू आप डायरेक्टली ऐसे सेट नहीं कर सकते हैं, नहीं ये गलत है। अभी तक तो आप यही पढ़ते आए थे, सही है, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल की वैल्यू ऐसे सेट की जाती है, लेकिन यूज स्टेट की वेरिएबल की वैल्यू ऐसे सेट नहीं होती। इसके बजाय हम इसको क्या करते हैं, ये दूसरा वाला वेरिएबल है, बेसिकली ये फंक्शन होता है, उसको हम कॉल करते हैं और इसके अंदर जो भी हमें पास करना होता है वो हम पास कराते हैं। बात समझ आ रही है? और ये किसके बराबर है, ये बेसिकली इस चीज के बराबर है, इनपुट डेटा इज इक्वल्स टू क्या, ठीक है। ये पास सिस्टम का वेरिएबल है जो कि आपका इस कंपोनेंट में डिफाइन नहीं हुआ, बल्कि कहाँ पे लाइब्रेरी में डिफाइन हुआ है। किसकी लाइब्रेरी, रिएक्ट की लाइब्रेरी। तो इसको सेट करने का भी तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है नाम वेरिएबल से अलहदा। पहली चीज तो हमने ये पढ़ी थी। उसके बाद हम एक और चीज देखते हैं कि ये जो हमारा वेरिएबल सेट करने का तरीका है, अभी हम इसका और यूजेज देखेंगे कि कहाँ पे यूज होता है, कैसे यूज होता है। पहले एक काम करके देखते हैं, ये जो आप कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम का इसको डिलीट करते हैं। बुक जो इसमें क्या है, सिर्फ दिखा देते हैं, सही है। हम एक काम करते हैं, इस सेट डेटा का जो फंक्शन है ना, सेट डेटा डॉट, ये किसको पास कर देते हैं, मैंने किसको पास किया है, जो मैंने पास किया उसके चाइल्ड कंपोनेंट को। समझ आ रही है? देखिए
ये ऐप जो है ये क्या है, कौन सा कंपोनेंट है, पेरेंट है। इसका चाइल्ड कौन है, वो इस बुक को कौन सा वेरिएबल पास हो रहा है, इनपुट डेटा, जो कि मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, ये यूज स्टेट के थ्रू। सही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो इसका सेट करने वाला फंक्शन है ना, वो भी मैं किसको पास कर रहा हूँ, बुक को। बात समझ आ रही है। अब एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे ना हम लोग एक बटन बनाते हैं, यहाँ पे हमने बनाया बटन, ज्यादा बेटर है कि हम लोग यहाँ पे सेट करें, और यहाँ पे हमने लिख दिया ऑन क्लिक पे क्लिक बटन फंक्शन। सही, एक हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया और उसको हमने बोल दिया क्लिक। सही है। अब मैं आया और ये फंक्शन मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, यहाँ पे मैंने लिखा कांस्टेंट। सही है, और ये मैंने इस फंक्शन को डिफाइन कर दिया। आपकी मर्जी है, आप वो भी यूज कर सकते हैं, नॉर्मल वाला फंक्शन मैंने दोनों फंक्शन यूज किया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि प्रॉप डॉट, ये जो मैं भेज रहा हूँ तुम्हें, ये वाला फंक्शन, सही है, मुझे इसको इस्तेमाल करना है। अब मुझे पता है ये क्या है, ये एक फंक्शन है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेटिंग डेटा इनसाइड चाइल्ड कंपोनेंट। अब जरा गौर करें मैंने किया क्या, ये जो आपके पास वेरिएबल है ये डिफाइन कहाँ हुआ है, पेरेंट कंपोनेंट के अंदर, लेकिन ये वेरिएबल मैंने पास कहाँ किया है, चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर, लेकिन इसको सेट करने वाला फंक्शन भी मैंने कहाँ पास किया, उसी चाइल्ड के कंपोनेंट। तो यहाँ पे मैं उसकी वैल्यू क्या कर रहा हूँ, सेट कर रहा हूँ। अब सिर्फ चेक करते हैं ये काम करता नहीं है कि नहीं। ये क्या कह रहे हैं आपको, टू मैनी, ये लिमिट्स द नंबर ऑफ वेंडर्स टू प्रिवेंट एन इनफाइनाइटली। अब वो क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि आपका जो कंपोनेंट है वो बार बार क्या हो रहा है, रीलोड हो रहा है। वो रीलोड क्यों हो रहा है, वो पागल हो गया। मसला ये हो रहा है कि हमने ये जो सेटल फंक्शन है ये हमने किसको पास कर दिया है, उसको, जो उसका क्या है, चाइल्ड कंपोनेंट। अब यहाँ पे कोई भी डेटा चेंज होगा तो उसकी वजह से कौन रीलोड होगा, कंपोनेंट रीलोड हो रहा है तो किसको रीलोड कर देगा, चाइल्ड कंपोनेंट। अब चाइल्ड कंपोनेंट फिर रीलोड होगा तो फिर दोबारा से वो किसको एक्सेस कर रहा है, वो app.js, वो फिर उसको चेंज करेगा, फिर app.js फिर एडिटर होगा, फिर दोबारा एक पूरा साइकिल शुरू होगा। बात हो जा रही है। तो एक दूसरे को कॉल कर, इस वजह से ये चीज क्रैश कर गई। इससे हम मैं बेसिकली क्या करना चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट में डेटा चेंज करो, तो क्या ऐसा मुमकिन हुआ, नहीं। ये हमने पहले ही बात कर ली थी कि ऐसा मुमकिन नहीं है। ये तो हम देख लिया हमने, भाई ये वाकई मुमकिन नहीं है। ऐसे तो ये ऑलरेडी कोड वगैरह कर लिया है, में एरर आ रहा है कि मैंने बहुत दफा रिकॉर्ड कर लिया, अब और भी एरर नहीं हो सकता। तो ये आपको एक बात है यूज स्टेट। अभी यूज स्टेट बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, इसको समझने अभी स्टार्ट। सही है। अब थोड़ी बहुत कुछ चीजें हैं जो जरूरी है आप लोगों के लिए समझना। सही है। कुछ जावास्क्रिप्ट की टेक्निक्स है जो रिएक्ट में यूज होती है।
पहली एक चीज है, इसको हम कहते हैं रीस्ट्रक्चरिंग एन ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? रीस्ट्रक्चरिंग एन ऑब्जेक्ट। तो इसमें हमारे पास क्या है कि हम एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं, यहाँ पे हमने लिखा ए, यार होता है लेकिन ये क्रोम को ब्लैक कैसे करेंगे? यार इतने कभी किया तो ये नोट कर रहा हूँ। काम कर रहे हम लोग यहीं पे कर लेते, लेकिन बस एक फर्क कर लेते हैं कि हम लोग एक अलग से फाइल निकाल और यहाँ पे कोशिश कर लेते हैं। सही है, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं फाइल डॉट और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं अगर आप लोग ये बात पता हो तो यहाँ पे अगर हम स्टाइल लिखेंगे हम किसमें आ गए मुझे अभी थोड़ी अंदाजा होगा। चलो फिर सही है, सॉरी इसके लिए। इसमें हमारे पास इसके हम जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो बेसिकली मेरा कहना का मकसद ये है कि ए डॉट, यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में हम लिखते हैं मेन, मेन में हम लिख देते हैं एबीसी और हम क्लास में लिख देते हैं क्लास और यहाँ पे हम लिख देते हैं रिकॉर्ड को भी। तो अब ए हमारे पास जो है, एक हमारे पास बी है, यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ सेक्शन। रिएक्ट कर रहे हैं असल में एचटीएमएल की फाइल है ना, तो उसका सपोर्ट अच्छा मिला है। मेरा दिमाग में सब सारे दिमाग सही है। तो ये बेसिकली एरे डी स्ट्रक्चरिंग का एक तरीका है। एरे डी स्ट्रक्चरिंग क्या होती है? एक होता है स्ट्रक्चर
दूसरा होता है डी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब है किसी चीज को किसी जगह पे जमा करना, और एक डी स्ट्रक्चर में होता है कि उसको तोड़ देना। अब देखिए यहाँ पे चक्कर क्या है कि आपके पास एक पहला ऑब्जेक्ट है, उसका नाम क्या है ए। उसके बाद मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया, उसका नाम क्या है बी। लेकिन मैंने उसका पहला जो एलिमेंट है उसमें मैंने अजीब सी चीज करी है, 3 डॉट और ए। इसका बेसिकली ये मतलब होता है कि जो भी ए के अंदर प्रॉपर्टीज है वो इधर रिप्लेस कर दो, और फिर उसके आगे आपको जो जो प्रॉपर्टी लगानी है आप लगा दो। अगर हम इसको जरा देखें तो पहले हम लोग कंसोल लॉग कर लेते हैं इसको। और हम लोग यहाँ पे इसको लाइव सर्वर में चला देते हैं। तबीयत भी खराब है, चश्मा भी लगे, चश्मे की वजह मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी जब कोई बातें बातें करेगा ना मुझे नजर नहीं आएगा। सारे सारे माइनस कितना नंबर है तो क्या है, लेकिन आपको नजर नहीं आएगा। नहीं देखो यहाँ पे हो ही रहा है, देखिए ये वाली जो पहली लाइन है ये कौन सी लाइन नंबर है 16, यानी कि इसने किसको प्रिंट किया है ए को। उसके बाद दूसरी लाइन क्या है लाइन नंबर 18, उसमें इसने किसको प्रिंट किया है बी को। अगर आप देखेंगे बी में सिर्फ मैंने क्या लिखा था सेक्शन, सिर्फ मैंने लिखा था सेक्शन। यहाँ पे अगर आप इसको गौर से देखें ये बी का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंदर मैंने कौन सी प्रॉपर्टी से ड्रॉप की है सेक्शन। लेकिन जब ये प्रिंट हुआ है तो उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी आ गई है नेम और क्लास, दो चीजें आ गई। नेम और क्लास कहाँ से आई, वो नेम और क्लास आई यहाँ से। उससे बेसिकली जो ऑब्जेक्ट ए था उसको क्या कर दिया तोड़ दिया। ये बात समझ आ रही है, उसको ब्रेक कर दिया। जब उसको ब्रेक किया तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज उसने यहाँ पे इंसर्ट करा। ये मैं आपको ये क्यों पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको ये यूज स्टेट में बहुत जरूरत पड़ेगी। ये डी स्ट्रक्चरिंग का मेथड है, इसका तरीका है क्या ये वाले 3 करेंगे साइंटेक तो 3 दो समझ जाएगा। अच्छा अभी सेम काम एरेज में किए, एग्जैक्ट सेम काम, उसको हम फिर क्या कह लेते हैं डी स्ट्रक्चरिंग ऑफ एरे। इसमें अगर आप देखें तो हम क्या करेंगे ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, सही हमने ए बना लिया। अब हम बी बना रहे हैं तो जब बी बनाएंगे तो हम पहले क्या लिखेंगे डॉट 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 ए, और फाइनली क्या लिखेंगे 7। तो जब अब बी प्रिंट हुआ तो उसमें 1 2 3 4 5 ऑलरेडी था। अभी 1 2 3 4 5 कहाँ से आया क्योंकि हमने ए के एलिमेंट क्या कर दिए तोड़ दिए, डी स्ट्रक्चर कर दिए। बेसिकली इस तरीके से कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को
या किसी भी एरे को इस तरीके से डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। अब इसको पढ़ाने की वजह क्या है, ये इस वक्त में क्यों पढ़ा? इसकी वजह ये है कि अगर आप दोबारा वापस आएंगे खुला रहे तो भी हो सकता है। अब यूज स्टेट की ना एक प्रॉपर्टी है, यूज स्टेट की क्या प्रॉपर्टी है? यूज स्टेट जब भी कॉल होता है तो वो पुरानी वैल्यू को कंप्लीटली रिप्लेस कर देता है। तो अगर आप उसमें लिखेंगे 5 और फिर सेट स्टेट चला देंगे 10 पे, तो वो 5 को मिटा के क्या लिख देगा 10। लेकिन अगर आप उसमें एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे ना, और दूसरी बार आपने दूसरा ऑब्जेक्ट पास किया तो पिछले वाला ऑब्जेक्ट वो क्या कर देता है, रिमूव, तो पिछले वाले ऑब्जेक्ट को बिल्कुल ही खत्म कर देता है। तो अब ये वाला मसला तो इशू है। फिर हो सकता है कि आप सिर्फ एक एडिशन, जैसे आपकी टू डू लिस्ट है, अब टू डू लिस्ट के अंदर आपके पास 3 टास्क थी, टास्क नंबर 1 2 3। अब उस बंदे ने नई टास्क लिखी और ऐड का बटन दबाया। अब आप ये तो नहीं चाहते कि पुराने वाले टास्क रिमूव हो जाए, आप चाहते हैं कि न्यू ऐड हो जाए। तो आप कौन सा वाला मेथड यूज करेंगे, ये। फिर आप उस पर सेट स्टेट लगाएंगे तो वैल्यू सेव हो जाएगा। पहला ये एक तरीका है डीस्ट्रक्चरिंग का। हाँ, मतलब ये बता रहा है कि किस किस ऑब्जेक्ट को मुझे यहाँ पे पेस्ट करो, सही है। ये एक तरीका है इसका सिंपल। अब एक और हम लोग मेथड यूज करते हैं, कुछ छोटी मोटी चीजें, छोटी मोटी काम की चीजें रखते हैं। अभी तक आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा कि इसके वजह करते हैं कोई भी ड्रिम लगा लेते हैं। और यहाँ पे मैं इसको क्लास दे देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्लास की जगह क्लास नेम है, तो ये तो आपको सबको पता है क्यों, क्योंकि क्लास कौन सा कीवर्ड है, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है, इसका नाम क्या है। अब क्लास नेम जो हम देंगे इस पे, तो ये दे देते हैं कि ऐप कंटेनर, ठीक है। अब मुझे इससे सीएसएस लगा, अब वो कैसे लगाऊं, क्या करेंगे। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे जहाँ पे app.js पड़ी है ना, वहीं पर या कहीं पर भी यहाँ पे मैं एक फाइल बना लूंगा app.css। अब मैं यहाँ पे करता हूँ app.app कंटेनर, जब मैंने app.कंटेनर दिया, इसको मैंने विड्थ दे दी 100 पिक्सल्स, इसको मैंने हाइट दे दी 100 पिक्सल्स, और इसको मैंने बैकग्राउंड कलर कुछ दे दिया, बस ये देखने के लिए कि इससे लग भी रहा है कि नहीं, सही है। इसको हमने दे दिया ब्लू। अब जब हम पीछे आएंगे तो असर हुआ, सही है। तो अभी कोई अगर तक किसी ने नहीं आया कि हम इस फाइल को एक्सपोर्ट यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्या जैसे वो चीज लाने का एक तरीका है, सही है, लेकिन वो यहीं पे बहुत दिक्कत हो जाती है। तो हम लोग इसको कहेंगे app.css, क्या जैसे आप क्या बोल रहे हैं, की बात यही है मैंने सेम ही है।
अभी तो इस एरर में फंसा हुआ। आपका बुक इम्पोर्ट हुआ है, बुक रिव्यू करो और ये सारी चीज़ें करो। अब हमारे पास सिंपल एक ऐप डॉट जेएस है, उसके अंदर हमने एक बनाया हुआ है और एक सीएसएस इम्पोर्ट की हुई है। सिंपल, बहुत सिंपल। किसकी? हाँ उससे लगा सकते, इंटरनेट भी लग जाएगी। हाँ वो भी लग जाएगी। यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ था, वो बुक का जो तब मैंने बनाया था ना, वो इम्पोर्ट हुआ हुआ था तो उसके सारे फंक्शन लग रहे थे, इस वजह से एरर आ रहा था। वहाँ भी यहाँ पर समझ में आ रहा है कि ये तो सवाल कैसे लगी। हमने सिर्फ सीएसएस को इम्पोर्ट कर दिया, लेकिन याद रहे कि सीएसएस को इम्पोर्ट करते वक्त डॉट सीएसएस लगाना लाजमी है। हालांकि रिएक्ट जेएस की फाइल को इम्पोर्ट करते हुए डॉट जेएस लगाना लाजमी नहीं होता। बात तो समझ आ रही है। अब मुझे ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि अब आप सीएसएस में क्या कर सकते हो, सबको पता है कि आप सीएसएस में क्या कर सकते हो। इससे किसी को कोई मसला है, कोई इश्यू है? एक काम करते हैं, इस पर ना बूटस्ट्रैप फाइल लगाने की कोशिश करते हैं। सही है, क्योंकि यूज तो आप वही कर रहे हैं। अब बूटस्ट्रैप फाइल पे आते हैं। हमारे पास दो लिंक है। पहला लिंक हमारा सीएसएस का है। अभी ये मैं कहाँ लगा हुआ दिख तो आएगी। कौन सी, मेरी पब्लिक वाली? मतलब मैंने यहाँ पे कर दिया लिंक। सॉरी, हाँ डायरेक्ट किस तरह से? आप इस एडवर्टाइज की बात कर रहे हैं? ये डायरेक्ट देते हैं? भाई ये कहाँ से लॉजिक आ रही है? ये लॉजिक कहाँ से आ रही है? लॉजिक समझा लिंक के टैग के बगैर मैं डायरेक्ट लिंक लगा दूंगा तो मेरे पास क्लिक आ जाएगी। अच्छा, मैंने इधर दोनों लिंक्स लगा दिए और बिल्कुल वैसे ही लगाए जिससे मैं एचटीएमएल सीएसएस में लगाता था। सही है, मेरे ऊपर लिंक का टैग दिया और मेरे नीचे क्या दिया, स्क्रिप्ट का टैग, बिल्कुल वैसे ही इस्तेमाल करते थे। अब जरा हम ऐप डॉट जेएस पे आते हैं और अपने जाते हैं डिस्प्ले वन। हेलो, दूसरा लगी है तो भाई आपको लिंक का टैग देना जरूरी है। वो बूटस्ट्रैप 5.0 है या 5.2 है? अपडेट हो गया है भाई, 5.2 हो गया। ये समझ गया, वो समझ गया। वो बंडल का पूरा वो टैग बना हुआ आता है। वो लिंक नहीं होता है भाई, वो टैग होता है पूरा टैग।
जो लेटेस्ट है तो वही यूज करो। चलो देखना पड़ेगा मुझे क्या चीज है। सबसे ज्यादा होगा इधर बॉक्स में आते हैं। अच्छा इन्होंने थोड़ा डिफरेंट कर दिया। आप इधर का देख सकते हो कि भाई चेंजेस एंड बूटस्ट्रैप 5.2, ये 5.2 बीटा वर्जन आया है, मतलब अभी फुल रिलीज ही नहीं हुआ है। इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन है ना वो बदल दी है, पहले अलग दिखती थी अब अलग दिखेगी। सही है। लिंक को भी शॉर्ट कर दिया, वो पहले बड़ा सा लिंक होता था। इसके अलावा और क्या किया इन्होंने? कुछ डिजाइन ट्वीट्स कह रहा है। हाँ इनको और लिंक दो अलग रहा है। इसके बाद एंड द बिफोर एंड आफ्टर ऑफ अदर इनपुट्स। अब इन दोनों में क्या फर्क है मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने इसको बदला है कुछ। अच्छा सीएसएस वेरिएबल का फीचर इंपोर्ट किया है, थोड़ा इजी कर दिया, पहले थोड़ा मुश्किल होता था वेरिएबल ऐड करना। पहले सैस में आपको सर्च करने पड़ते थे जो भी वेरिएबल थे, ठीक है फिर डायरेक्ट कर दिया। नहीं पड़ा था एचसीएसएस, ठीक है। अच्छा अब चलो बदल ही दिया है। नहीं होता था कि अगर आपको ऐड करना होता था, जैसे हम करते हैं ना कि एमडी डैश फाइव एक वेरिएबल है, तो अगर आपको वेरिएबल में चेंजेस करने होगा तो आपको एचटीएफएस की फाइल बनानी पड़ती थी, उसको कंपाइल करना पड़ता था और बूस्टर के साथ ऐड करना पड़ता था। अभी यहाँ पे लिखा है कि आप डायरेक्ट कर सकते हो। हाँ अब देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नई क्लास बनाई है। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उन्होंने किया क्या है कि यहाँ पर उन्होंने एक कस्टम बटन बनाया है अपने लिए। सही है, बूटस्ट्रैप के थ्रू, लेकिन उन्होंने एक अपना कस्टम बटन बनाया ये वाला। अब देखो उसने क्लास कैसे बनाना चाहिए इन लोगों को नजर नहीं आ रही, लेकिन उन्होंने क्लास बनाई है बीटीएन बीडी डैश प्राइमरी। सही है। अब उसके अंदर इन्होंने सीएसएस के वेरिएबल्स यूज किए, शेप कलर, डीएस बीडीएन होवर कलर, ये थोड़े से सीएसएस के उसकी क्या है वेरिएबल। उससे इन्होंने एक नई क्लास बना दी है बीटीएन बीडी प्राइमरी, यानी उन्होंने अपनी वेबसाइट के लिए कस्टम बटन बना दिया। अब वो जहां जहां उनको बटन की जरूरत होगी वो वाली क्लास इस्तेमाल कर लेंगे। उदाहरण की बात है
अभी आप लोगों ने देखा कि मैंने क्या किया है कि सिंपल ये वाला कार्ड आप लोगों ने इस्तेमाल किया था पहले भी। मैंने इसी का एक कोड उठाया और मैंने कहाँ पेस्ट कर दिया, book.js के अंदर। सही है, जो कंपोनेंट बुक था उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट। अब अगर मैं इधर ये तो इंट्रोडक्शन से बताते हैं, ऐप.js में अगर बुक इंपोर्ट करूंगा तो उसको चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी मजे की बात देखिए, अगर ये नॉर्मल सीएसएस होती ना तो आपको कोई एरर नहीं आता। सही है, आपको पता है वो टक्कर पे चल जाता है, बड़ा बेहतरीन से काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें बहुत सारे एरर दिख रहे हैं। तो उसका मतलब है कि जब आप कोई HTML CSS का कोई कंटेंट कॉपी करके आप रिएक्ट में लाते हैं तो वो आसानी से नहीं आता, इसका कोई ना कोई मसला होता है। सबसे पहला मसला तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है ये क्लास की जगह क्या होना चाहिए। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप एडिट में जाए, आप रिप्लेस पे क्लिक करें, ऊपर लिखा हुआ है क्लास, नीचे आप लिखे क्लास में क्या वो, लेकिन वो एरर तो आता है ना साइड में, क्लास इस्तेमाल ना करो, एरर आता है। तो हमने इसको क्या कर दिया, क्लास सेव कर दिया। उसके बाद अभी ये दूसरा एरर कहां पे दे रहा है, क्यों, और कोई एरर है यहाँ पे, नहीं कह रहे क्या एरर है, अभी भी टीडी चला। ये क्या कह रहा है, द स्टाइल प्रॉप एक्सेप्ट्स मैपिंग फ्रॉम स्टाइल प्रॉपर्टीज, ठीक है। क्या कोई एरर दिख रहा है, कह रहे कहीं पे स्टाइल आपने इस्तेमाल किया है वो स्टाइल इस तरीके से नहीं होना चाहिए। क्या आपको दिख रहा है कि स्टाइल यूज किया है, अब स्टाइल तो नॉर्मली अगर ये CSS HTML होती तो ये ऐसे चल जाता, लेकिन रिएक्ट में ये काम ऐसे नहीं होता। रिएक्ट में हमें एक चेंजिंग करनी पड़ती है कि आप यहाँ पे सबसे पहले इसको ऑब्जेक्ट देते हैं। सही है, अभी इससे बात करते हैं यहाँ पे हो गया है, ये कंफ्यूज बताओ। तो आपका एरर हट गया, आपका कार्ड बन के आ गया। सही, उसमें इमेज नहीं है तभी वो इमेज का एरर दे रहा है, लेकिन अगर इमेज देनी है तो आप कर सकते हैं यहाँ पे एड स्लैश, यहाँ पे आप कोई भी इमेज निकाल लें। या किसी को वो याद है फ्लैश की इमेज का वो लिंक क्या होता है।
मेरी ये बेसिकली एक लिंक होता है। मेरी एक बड़ी बेहतरीन सी वेबसाइट है ये, इस पर आपको ना रैंडम इमेजेस देती है। नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता, वो साइज है। ये क्या करती है, आप हर बार रिलोड करते हैं ना, आपके पास यहीं पे जाती है। ये मुझे उसकी लिंक याद नहीं आ रही, इसकी लिंक क्या था। देख लेते हैं, अनस्लैश रैंडम। लगता है तो पता नहीं सपोर्ट हटा दिया है। हाँ, इन्होंने एपीआई बना दिया। इन्होंने एपीआई बना दिया है। तो हम यही कह रहे थे कि भाई आपके पास अगर इमेज होती तो वो इमेज लग जाती। अभी आपके पास इमेज नहीं है तो वो नहीं लगी। लेकिन सवाल ये बनता है कि आपका कोड जो है रिएक्ट का, जो उसका बूटस्ट्रैप का चल गया विद आपके किसके साथ, आपको यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के साथ। बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट है, इसका मतलब है वो भी अभी चल रही है। अब जरा इसको देखें, इसको जरा देख लेते हैं हम लोग सही से कि अब स्टाइल की प्रॉपर्टी में आप पहले तो सिंपल जो काम कर लेते थे, अब वो वैसा काम नहीं है। ऐसा क्या है, उसमें क्या ऐसी वजह है? तो स्टाइल में बेसिकली हम पहला जो आपको ब्लू कलर वाला ब्रैकेट दिख रहा है ना, वो बेसिकली आपको बता रहे हैं कि आप किस में जा रहे हो, जावास्क्रिप्ट। और दूसरा वाला जो ब्रैकेट है वो बेसिकली आपको क्या बता रहा है कि वो ऑब्जेक्ट है। तो क्या है, ऑब्जेक्ट है। पहले तो आप सिंपली प्रॉपर्टीज बता लेते थे कि बैकग्राउंड कलर इज रेड, सही है, फॉन्ट साइज इज रेड, आप डायरेक्टली स्ट्रिंग लिख लेते थे। अब रिएक्ट जो है वो स्ट्रिंग नहीं पढ़ पा रहा है कि आप कौन सी प्रॉपर्टी लगाना चाह रहे हो। उसके लिए आपको उसको क्या पास करना चाहिए, ऑब्जेक्ट। अब आपको जब ऑब्जेक्ट पास करना है तो जाहिर सी बात है आप ऑब्जेक्ट डायरेक्टली पास नहीं कर सकते एचटीएमएल के बीच में। तो आपको पहले एक ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, किसके लिए, आपको पहले जावास्क्रिप्ट में जाने के लिए एक पहला ब्रैकेट लगाना है, दूसरा ब्रैकेट उसके ऑब्जेक्ट का। और जहां जहां पे आपको इक्वल टू दिखेगा उसकी जगह आप क्या लिखोगे, डॉलर। और आपको पहले पता था कि ये ऐसे लिखा था, अगर आपको याद हो तो पहले ये कुछ ऐसे था, सही है, एक पूरी स्ट्रिंग भी। अब वो स्ट्रिंग नहीं है, उसकी जगह पे क्या है कि वो एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है तो उसमें क्या होगा, ये एक चीज को एक स्ट्रिंग कवर करेगी और दूसरी चीज को दूसरी स्ट्रिंग। इस तरीके से आपका स्टाइल का एट्रीब्यूट लग गया। अब ये अगेन एक ऑब्जेक्ट है तो आप इसमें मल्टीपल प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। इससे आपको ये भी पता लगा कि रिएक्ट के अंदर आप इनलाइन सीएसएस कैसे लगा सकते हैं, सही है। अब यहाँ पर एक, अब हमारे पास एक चीज है कि हम बूटस्ट्रैप लगाना सीख गए, सही है। आपको ये भी पता है कि बूटस्ट्रैप में लॉगिन फॉर्म बनाना कितना आसान है। सही, मेरे ख्याल से आप अगर यहीं पे जाएंगे तो यहीं पे कहीं पे मिल जाता है, या गूगल पे लिख रहे हैं। लॉगिन फॉर्म बेसिकली हमें चाहिए किसके अंदर, रिएक्ट के अंदर।
अगर आप लिखेंगे बूटस्ट्रैप फाइल लॉगिन फॉर्म, तो ये आपके पास यहाँ पर क्या है, ईमेल और अरे दिख रही यार कि ये ईमेल और पासवर्ड है, और उसका नीचे क्या लिखा हुआ है सारा कोड। अब ये कोड कॉपी पेस्ट करें किसमें ले जाऊंगा, रिएक्ट में, तो सब कुछ चलना चाहिए। सही है। अभी आप एक काम कर लेंगे, आप अपने पीसी पे जाए और ये सिंपल बूटस्ट्रैप को पहले इंपोर्ट कराएं रिएक्ट में, उसके बाद ये वाला जो फॉर्म है ना, इसको कॉपी करके डिस्प्ले करा। अब इसको डिस्प्ले कराने के लिए वो आपको सारे ख्याल रखने पड़ेंगे कि जहाँ पे सेल्फ लोडिंग टैग है उसके लास्ट में स्लैश होना चाहिए। दूसरा आपके पास क्लास की जगह क्या होना चाहिए, क्लास नेम होना चाहिए। कहीं पे स्टाइल की प्रॉपर्टी है तो उसका आपको क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इन दो तीन चीजों का ख्याल करें, ये आपको रिएक्ट खुद ही बता देता है एरर के अंदर कि अभी आपकी ये चीज रहती है, ये चीज रहती है। तो इसको अभी जल्दी आप जाके बस बूटस्ट्रैप को पहले इंपोर्ट करें और उसके बाद ये लॉगिन फॉर्म बना दें। सही है।